हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी डेली स्पेशल वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास आपको डेली 10 AM पर बिल्कुल मिल जाती है 10 बजे। ठीक है, इस क्लास के अब मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ कि भाई ये क्लास क्यों ज़रूरी है। देखो, इस क्लास में डेली एडिटोरियल वोकैब रहती है। जो द हिंदू एडिटोरियल के अंदर जो एडिटोरियल होता है उसमें जो वोकैब यूज़ करी जाती है वो वन ऑफ द बेस्ट वोकैब होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको यही वर्ड्स एज इट इज़ रखे हुए मिलते हैं। तो डेली हम वोकैब देख लेते हैं, उसमें उसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग और उसका सेंटेंस यूज सारा कुछ देख लेते हैं। देन एंटोनियम्स, सिनोनियम्स उसके साथ में देखते हैं। उसके बाद हम इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। देन फ्रेजल वर्ब्स और लास्ट में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो इतना सारा कुछ आपको एक सिंगल क्लास में मिल जाता है। तो ये क्लास वोकैब की एक कंप्लीट क्लास है। इसमें ये नहीं है कि केवल एंटोनियम पढ़ा रहे हैं या सिनोनियम पढ़ा रहे हैं, सारा कुछ कंप्लीट वोकैब एक ही क्लास से आपको मिल जाती है। मॉर्निंग में हम 7 बजे 7 से 7:15 के आसपास या 7 साढ़े 7 के आसपास इस बीच में एडिटोरियल की क्लास अपलोड हो जाती है। वहाँ से आप अपना रीडिंग और ग्रामर, ठीक है, रीडिंग और ग्रामर, ये 2 पोर्शन आपके कवर हो जाते हैं वहाँ से। तो मॉर्निंग में डेली वो वीडियो अपलोड हो जाती है 7 से 7:30 के बीच में। तो वहाँ से आप अपना रीडिंग कंप्लीट करिए और ग्रामर और वोकैब के लिए आप यहाँ पर इस क्लास में आइए तो यहाँ से सारी वोकैब कंप्लीट हो जाएगी। तो इन दोनों क्लासेस को मिलाकर आपकी कंप्लीट एक तैयारी हो जाएगी इंग्लिश की और कुछ ही महीनों में आपकी इंग्लिश एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। देन इस क्लास की खास बात क्या है भाई, ये सारी चीज़ें तो और भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं और भी चैनल्स पर मिल जाएगी, लेकिन इस चैनल पर खास क्या है कि ये जो कुछ पढ़ा है इसकी ट्रिकी MCQs के साथ में मैं लास्ट में प्रैक्टिस करवाता हूँ। लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस मैं इसमें बनाता हूँ और बहुत ही ट्रिकी होते हैं, याद करने में बहुत आसान हो जाता है उनसे। तो अगर आप एक बार उनको करेंगे तो वो एक टाइप का प्रैक्टिस सेट है। तो उसके बाद तो ये जितना कुछ डेली पढ़ रहे हो ना, ये सारा कुछ जितना पढ़ा है तो वो सब कुछ लास्ट में ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आपको कोई खास ऐसे एफर्ट्स नहीं करने हैं, आपको बस सिंपली इस क्लास को देख लेना है और उसके बाद ये प्रैक्टिस कर लेनी है लास्ट में जो ट्रिकी MCQs हैं। बस इतने में ही हो जाएगा। डेली आप क्लास लीजिए और कुछ ही महीने में आप देखना आपकी जो वोकैब का लेवल है, इंग्लिश का लेवल है, वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। ठीक है जी। और एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स होते हैं सारे, एग्जाम में आपको यही एज इट इज़ रखे हुए मिलेंगे, कुछ भी फालतू नहीं पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है जी। तो रीडिंग का भी हो गया है, वहाँ पर एडिटोरियल की क्लास है और वोकैब के लिए ये वाली क्लास है। इस क्लास का आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना है तो मैं इसकी PDF टेलीग्राम पर अवेलेबल करा देता हूँ। ठीक है, PDF को आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करो, वहाँ से इस सारी वोकैब को एक बार आप खुद से पढ़ो और लास्ट में जो ये 20-25 के आसपास क्वेश्चंस हैं इनको आप खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से लगाओ। आंसर की लास्ट में मिल जाएगी आपको PDF के। तो वहाँ से जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आप चीज़ों को और अच्छे से याद रख पाओगे लंबे समय तक। ऑलराइट, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए मस्ट वॉच है, आप इसको ज़रूर लें, इसका फ़ायदा उठाएं। आगे मैं बता देता हूँ इसके बेनिफिशियरीज कौन रहेंगे, किन बच्चों के लिए ये क्लास है। देखो, वैसे तो सभी के लिए है, जहाँ पर भी इंग्लिश आती है सभी जगह हेल्पफुल है, लेकिन कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स हैं जैसे कि SSC एस्पायरेंट्स, इंक्लूडिंग जैसे CGL की तैयारी करते हैं बच्चे, CPO की तैयारी करते हैं, CHSL स्टेनो, या फिर कोई भी SSC का ऐसा एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आ रही है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, यही वर्ड्स आपको एज इट इज़ रखे हुए मिलेंगे। उसके अलावा जो बैंक की तैयारी करते हैं, बैंक एस्पायरेंट्स हो गए, रेलवे, डिफेंस, जैसे कि NDA के बच्चे होते हैं, या फिर CDS जो CDS की तैयारी कर रहे हैं वो लोग, और उसके अलावा UPSC के एस्पायरेंट। देखो UPSC के लिए ये फिर कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो भाई वहाँ पर आंसर राइटिंग का एक पूरा रोल रहता है। आपको आंसर राइटिंग करनी है, आपको सब कुछ पता है, सब जानते हो आप, पूरी नॉलेज है आपको, सारा टॉपिक क्लियर है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास वर्ड्स नहीं है, आप उसको कैसे लिखोगे। तो वर्ड्स होंगे तभी तो चीज़ों को आप एक्सप्रेस कर पाओगे। तो UPSC के लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक वोकैब एप्रोप्रिएट वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, तो जिससे आप अपनी आंसर राइटिंग में, आपकी आंसर राइटिंग दिन रात निखर जाएगी। ठीक है जी। तो वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई आंसर राइटिंग तभी तो करोगे ना जब चीज़ें आप फ्रेम कर पाओगे, अपने आइडियाज़ को वर्ड्स में ढाल पाओगे, तो वो सारी वोकैब यहाँ से मिलेगी। चलिए, इतना ही कहना था। बाकी अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बहुत अच्छा कंटेंट इन नियर फ्यूचर आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला वर्ड है कन्वीन। कन्वीन होता है एक वर्ब, हिंदी मीनिंग है इसका बुलाना या फिर एकत्रित करना, इकट्ठा करना। टू कम टुगेदर और असेंबल फॉर अ मीटिंग और एक्टिविटी।
देखो, इकट्ठा करना या फिर असेंबल करना, बुलाना किसी मीटिंग या फिर किसी एक्टिविटी के लिए, उसी को बोलते हैं कन्वीन करना। द कमिटी विल कन्वीन, कमिटी क्या करेगी, बुलाएगी या फिर इकट्ठा होगी। टुमोरो, कल इकट्ठा होगी कमेटी। टू डिस्कस द बजट प्रपोजल, बजट प्रपोजल को डिस्कस करने के लिए। असेंबल करना, गैदर करना और समन करना, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। समन को मार्क करो और असेंबल को मार्क करो, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। अच्छा, एक तरफ तो इकट्ठे हो रहे हैं, बुलाया जा रहा है ना, किसी एक मुद्दे के लिए, लेकिन दूसरी तरफ डिस्पर्स, अलग हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं, डिसबैंड हो रहे हैं। तीनों बहुत अच्छे वर्ड हैं, इनको देख लेना। आगे, कॉन्फ्लैग्रेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन होता है एक नाउन, इसका हिंदी में मीनिंग होता है महाविनाशकारी आग या फिर दावानल, ये तो देख लेना जो भी है। इंग्लिश में मैं बताता हूँ, देखो, एक लार्ज और डिस्ट्रक्टिव फायर को या फिर कन्फ्लिक्ट को भी हम बोल देते हैं क्या, कॉन्फ्लैग्रेशन। द मैसिव कॉन्फ्लैग्रेशन डिस्ट्रॉयड सेवरल होम्स, जो एक बड़ा कॉन्फ्लैग्रेशन था, ये तो आग के रूप में बता रहा है, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया सेवरल होम्स, काफ़ी सारे घरों को। बिफोर द फायर फाइटर्स कुड कंट्रोल इट, कि भाई इससे पहले कि फायर फाइटर्स कंट्रोल करते आग को, उस मैसिव कॉन्फ्लैग्रेशन ने डिस्ट्रॉय कर दिए बहुत सारे घर। तो कन्फ्लिक्ट को भी कॉन्फ्लैग्रेशन बोलते हैं, ये आप याद रखना। इन्फर्नो हो गया ब्लेज और वाइल्ड फायर, तो ये आग के ही सिनोनिम्स हैं तीनों। और उसके अलावा क्वेंचिंग डाउज और ये एक्सटिंग्विशमेंट, मतलब कम कर देना, ये इसके तीन एंटोनिम्स हो जाते हैं। इसके एंटोनिम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप केवल सिनोनिम्स याद कर लो। परसिस्ट, परसिस्ट होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है दृढ़ रहना, अड़े रहना, उसको बोलते हैं परसिस्ट करना। टू कंटिन्यू फर्मली डेस्पाइट डिफिकल्टीज, कंटिन्यू करना, काफ़ी ज़्यादा अड़े रहना, फर्मली उसको दृढ़ता से अड़े रहना किसी चीज़ पर, उसी को बोलते हैं परसिस्ट करना। शी परसिस्टेड, उसने क्या करा, वह अड़ी रही। इन हर एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स में। टू पास द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पास करने के लिए। डिस्पाइट मल्टीपल फेलियर्स, बहुत सारे फेलियर्स के बावजूद भी वो अपने एफर्ट्स में एग्ज़ाम को पास करने के लिए अड़ी रही। परजीवर, एंड्योर और कंटिन्यू, परजीवर को मार्क करो, बहुत अच्छा वर्ड है। अच्छा, एक तरफ तो अड़े रहे, परजीवर करते रहे, दृढ़ संकल्पित रहे, लेकिन दूसरी तरफ गिव अप कर दिया, सरेंडर कर दिया, मतलब हार मान गए, अबेंडन, छोड़ दी चीज़ें। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, गिव अप, सरेंडर और अबेंडन। नेक्स्ट, अगला वर्ड है रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है मेल मिलाप या फिर सुलह को बोलते हैं रिकॉन्सिलिएशन। द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग फ्रेंडली रिलेशन, देखो, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फ्रेंडली रिलेशन है उसको रिस्टोर करा जाता है, दोबारा से उसको स्थापित करा जाता है। आफ्टर ईयर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, सालों के कन्फ्लिक्ट के बाद, झगड़े के बाद, द टू नेशंस, दो नेशंस, दो देश, फाइनली रीच्ड आ रिकॉन्सिलिएशन, और वो फाइनली कहाँ पहुँचे हैं, एक सुलह पर पहुँचे हैं, रिकॉन्सिलिएशन पर पहुँचे हैं। सेटलमेंट, हारमनी और अग्रीमेंट, तीन सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो सुलह है, मेल मिलाप हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डिस्प्यूट है, झगड़े हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, दंगे चल रहे हैं। डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड को मार्क करो और कन्फ्लिक्ट को मार्क करो। चलिए आगे अगला देखते हैं, बर्जियोनिंग। बर्जियोनिंग का मतलब ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है तेजी से बढ़ता हुआ, फलता फूलता। ग्रोइंग है काफ़ी ज़्यादा, एक्सपेंडिंग है और रैपिडली है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। द बर्जियोनिंग टेक इंडस्ट्री इज क्रिएटिंग न्यूमरस जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो बर्जियोनिंग टेक इंडस्ट्री है ना, जो बढ़ती हुई, ग्रो करती हुई जो टेक इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है, इज क्रिएटिंग, वो क्रिएट कर रही है, बना रही है, क्या कर रही है, न्यूमरस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर रही है। बहुत सारी, न्यूमरस होता है काफ़ी ज़्यादा, न्यूमरस जॉब अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बना रही है। एक्सपेंडिंग, बर्जियोनिंग मतलब तेज़ी से बढ़ता हुआ, यानी कि एक्सपेंडिंग, थ्राइविंग और फ्लोरिशिंग, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें बढ़ रही हैं, फल फूल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ डिक्लाइनिंग हो रही है, मतलब घट रही हैं। श्रिंकिंग, श्रिंक कर रही है, सिकुड़ रही है। विदरिंग, तो ये कम करने को ही हैं तीनों, इसमें से विदरिंग और श्रिंकिंग को मार्क कर लो। अगला वर्ड है ब्रैंडिश, ये होता है एक वर्ब, लहराने को बोलते हैं या फिर दिखाना, उसको बोलते हैं ब्रैंडिश। टू वेव समथिंग, लहराना किसी चीज़ को, एस्पेशली ये वेपन, एक वेपन को, और एज ए थ्रेट, आप थ्रेट दे रहे हो, एक्साइटमेंट में आप लहरा रहे हो चीज़ों को। होते हैं ना कुछ जो गैंगस्टर टाइप के लोग, बदमाश होते हैं, गुंडे मवाली, तो वो क्या करते हैं, तमंचा और चाकू का क्या करते हैं, ब्रांडिश करते हैं, लहरा देते हैं एकदम पब्लिक के सामने डराने के लिए। ही ब्रांडिश्ड हिज स्वॉर्ड, उसने क्या करा, अपनी स्वॉर्ड होती है तलवार, तो उसने अपनी तलवार को ब्रांडिश करा, लहराया, इन द एयर, हवा में। बिफोर चार्जिंग इनटू बैटल, बैटल शुरू होने से पहले उसने अपनी तलवार को ब्रांडिश करा, हवा में लहराया।
वेव करना, फ्लोरिश करना और स्विंग करना, 3 सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो लहरा रहे हो आप, खुले में दिखा रहे हो सभी को, लेकिन दूसरी तरफ कंसील कर रहे हो, छिपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, और लोअर मतलब नीचे कर रहे हो। तो 3 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। अच्छा, अगला देखते हैं कॉन्स्टेबुलरी। ये होता है एक नाउन, पुलिस बल को बोलते हैं या आरक्षी बल को कॉन्स्टेबुलरी। कॉन्स्टेबल से है ना, कांस्टेबल, कांस्टेबल क्या होता है, सिपाही को बोलते हैं ना पुलिस के, तो वही है कॉन्स्टेबुलरी मतलब पुलिस का बल। अ बॉडी ऑफ ऑफिसर्स मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। एक ऑफिसर्स की बॉडी है, मतलब एक ग्रुप है जो मेंटेन कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर को। द लोकल कॉन्स्टेबुलरी वॉज डिप्लॉयड टू कंट्रोल द रायट्स। जो लोकल कॉन्स्टेबुलरी है, जो लोकल पुलिस बल है, वॉज डिप्लॉयड, उसको डिप्लॉय मतलब लगाया गया है, टू कंट्रोल द रायट्स। रायट्स होते हैं दंगे, तो दंगों को कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टेबुलरी को, पुलिस बल को डिप्लॉय करा गया है, लगाया गया है। पुलिस फोर्स, लॉ एनफोर्समेंट और जेंडरमेरी, ठीक है, जेंडरमेरी, इसको देख लेना, एक अच्छा वर्ड है। अच्छा, 3 इसके एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, एक तरफ तो पुलिस बल है, लेकिन दूसरी तरफ कौन है, उसके उल्टा क्रिमिनल, आउटलॉज हैं और रेबेल्स हैं, मतलब बागी लोग हैं। तो 3 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। रेबेल्स मार्क कर लो इसमें, अच्छा वर्ड है। कंसर्टेड, कंसर्टेड होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है संगठित, संयुक्त। डन इन अ प्लान्ड और कोऑर्डिनेटेड, मतलब साथ में चीज़ों को करा गया है इकट्ठा, उसको बोलते हैं कंसर्टेड। द गवर्नमेंट मेड अ कंसर्टेड एफर्ट। गवर्नमेंट ने क्या करा है, एकजुट होकर एक संगठित एफर्ट करे हैं, टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। कोऑर्डिनेटेड है, जॉइंट मिला हुआ है, और यूनिफाइड इकट्ठा होने के बाद चीज़ें हुई हैं। तो कंसर्टेड मतलब यूनिफाइड, एकत्रित। एक तरफ तो देखो कोऑर्डिनेटेड है, लेकिन दूसरी तरफ अनकोऑर्डिनेटेड है, वहाँ पर कोई कोऑर्डिनेशन है, तालमेल नहीं है, डिसऑर्गेनाइज्ड है और रैंडम है बस। स्टिग्मेटाइज वर्ब होती है ये, ठीक है, स्टिग्मेटाइज वर्ड है, ये होता है एक वर्ब, कलंकित करने को या बदनाम करने को बोलते हैं स्टिग्मेटाइज। अक्यूजेशन हो जाता है ना, कि अक्यूज कर रहे हो आप किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को। टू रिगार्ड समवन और समथिंग एज डिसग्रेसफुल, किसी को आप ऐसे रिगार्ड कर रहे हो कि भाई वो डिसग्रेसफुल, उसकी इज्जत खराब हो जाए। सोसाइटी ऑफन स्टिग्मेटाइजेज पीपल विद मेंटल हेल्थ इश्यूज। सोसाइटी क्या करती है, जो समाज है हमारा, ये क्या करता है, स्टिग्मेटाइज करता है, बदनाम करता है, कलंकित करता है ऐसे लोगों को जो मेंटल हेल्थ इश्यूज जिनके साथ हैं, उनको करता है। मेंटल हेल्थ मतलब अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, सपोज करो कोई स्ट्रेस में जी रहा है, कोई व्यक्ति उसमें है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, तो एक सिंपल सी मेंटल हेल्थ इश्यू है, उसको क्योर करा जा सकता है। लेकिन अगर सोसाइटी में आप किसी से ये बताएंगे कि मैं दिमाग के डॉक्टर से दवाइयाँ लेता हूँ, तो वो आपको पागल घोषित कर देगा ये समाज। तो ये इतना गलत है, स्टिग्मेटाइज करते हैं, कलंकित करते हैं, बदनाम करते हैं। डिस्क्रेडिट, शेम और कंडेम। बल्कि होता क्या है भाई, मेंटल हेल्थ भी तो उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है, लेकिन इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। डिस्क्रेडिट, शेम और कंडेम, ये 3, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, शेम मतलब शर्म, और डिस्क्रेडिट कर देना किसी को, 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो कलंकित कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऑनर, सम्मान दिया जा रहा है, प्रेज हो रही है, और कमेंड कर रहे हैं। 2 वर्ड देखो एक जैसे हैं ये। कंडेम का मतलब होता है बुराई करना, कमेंड का मतलब होता है तारीफ करना, समझ गए। तो दोनों को उनका डिफरेंस देख लेना, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, दोनों एग्जाम में जरूर मिलते हैं देखने के लिए। इंपरेटिव होता है एक एडजेक्टिव, हिंदी मीनिंग देखते हैं, अनिवार्य या फिर अत्यावश्यक, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को बोलते हैं इंपरेटिव। एब्सोल्युटली नेसेसरी और रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और रिक्वायर्ड है, उसी को बोलते हैं इंपरेटिव। इट इज़ इंपरेटिव टू फॉलो, ये बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। द सेफ्टी गाइडलाइंस, सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन द लेबोरेटरी, लैब में। एजेंशियल होना, लैब कोई तो, लैब का ही तो बड़ा फॉर्म है ये, लेबोरेटरी। एजेंशियल है कोई चीज़, इंपरेटिव मतलब एजेंशियल जरूरी है, क्रूशियल है और मैंडेटरी है। क्रूशियल को मार्क कर लो, 3 इसके सिनोनिम्स हो गए एजेंशियल, क्रूशियल और मैंडेटरी। अच्छा, एक तरफ तो एजेंशियल है, करना ही करना है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, लेकिन दूसरी तरफ ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपके पास चॉइस है। अननेसेसरी है, इतना भी ज़रूरी नहीं है, और अवॉइडेबल है, उसको अवॉइड करा जा सकता है। तो 3 एंटोनियम्स, ऑप्शनल, अननेसेसरी और अवॉइडेबल। नेक्स्ट, अगला वर्ड है एक्सटिंग्विश। ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है बुझाना या फिर समाप्त करना। टू पुट आउट अ फायर और ब्रिंग समथिंग टू एन एंड, एक एंड लगा देना किसी पर, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, उसका बोलते हैं एक्सटिंग्विश करना। फायर फाइटर्स मैनेज टू एक्सटिंग्विश, फायर फाइटर्स होते हैं जो आग बुझाते हैं, तो फायर फाइटर्स ने मैनेज करा है, आग बुझाने वाले जो वो होते हैं फायर फाइटर्स, उन्होंने मैनेज करा है
एक्सटिंग्विश द फ्लेम, फ्लेम होती है आग, आग को बुझाने का, ख़त्म करने का उन्होंने मैनेज करा है। बिफोर दे स्प्रेड फर्दर, इससे पहले कि आग और फैलती। डाउज करना, क्वेंच करना और स्मोदर करना मतलब इसको कम कर देना, ख़त्म कर देना। अच्छा, एक तरफ तो ख़त्म करी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इग्नाइट कर रहे हो, आप जला दे रहे हो, किंडल कर रहे हो, एनफ्लेम कर रहे हो, आग को भड़का रहे हो। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, इग्नाइट, किंडल और एनफ्लेम। इग्नाइट को मार्क कर लो और किंडल को कर लो। अगला वर्ड है रिप्रेहेंशन। रिप्रेहेंशन होता है एक नाउन, निंदा या फटकार को बोलते हैं रिप्रेहेंशन। स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म। द मैनेजर्स रिप्रेहेंशन ऑफ हिज एम्प्लॉयज बिहेवियर वॉज क्वाइट हार्श। जो मैनेजर ने निंदा करी है ना, जो क्रिटिसिज्म करा, बुराई करी है किसकी, अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर की, वॉज क्वाइट हार्श, वो काफ़ी ज़्यादा हार्श थी, काफ़ी ज़्यादा क्रूअल थी। रिब्यूक करना, कंडेमनेशन और सेंश्योर, 3 वर्ड्स होता है, इसमें से सेंश्योर मार्क करो भाई, बहुत ज़्यादा आ रहा है एग्जाम में, और रिब्यूक भी कर लो, ठीक है। रिब्यूक, कंडेमनेशन और सेंश्योर 3 सिनोनिम्स हो जाते हैं। इसका मतलब भी वही होता है, निंदा करना, बुराई करना। अच्छा, निंदा का फिर उल्टा क्या हो जाएगा, प्रेज करना, तारीफ करना। अप्रूवल मतलब उसको अप्रूवल मिल गया है, और कंडेमनेशन हो रहा है उसकी, सॉरी कमेंडेशन हो रही है, उसकी तारीफ हो रही है। देखो ये 2 वर्ड फिर से अभी पीछे जो आए थे ना, कहाँ पे दिखाए थे मैंने अभी, यार थे तो सही, ये रहे देखो, कमेंट, सॉरी कंडेम और कमेंट सेम वर्ड है। कंडेम का मतलब होता है बुराई करना और कमेंट का मतलब होता है तारीफ करना। ये फिर से आगे देखो, एक अलग फॉर्म में मिले हैं आपको। कंडेमनेशन मतलब बुराई करना और कमेंडेशन मतलब तारीफ करना। तो ये 2 फिर से हैं, इनको देख लेना। चलिए, वर्ड्स, एंटोनियम, सिनोनिम्स तो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। देखो, ईडियम शुरू करने से पहले मैं आपको शुरू में ही बताना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस की 2 वीडियो बना दी हैं, 100 इन ईच। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। 2 से 3 मार्क्स आप उनको पढ़कर सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 ईडियम फ्रेज उस 1-2 वीडियो जो हैं उनसे आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, ज़रूर वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। ऑलराइट, तो उनको जाएँ, प्लेलिस्ट में चेक करें, 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वहाँ से उनको कवर करें। एक ही बार में उसको पढ़ लें तो आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। और ट्रिक तरीके से बताया यार, उसको बहुत ट्रिक लगाया है उसमें, तो वो फिर आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा, ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करने पड़ेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। बाइट द डस्ट, हार मान लेना या फिर मर जाना, टू फेल और डाई, उसी को बोलते हैं बाइट द डस्ट। अच्छा देखो, धूल चटा दी, कहते हैं ना हिंदी में कि मैंने आज उसको धूल चटा दी, तो मतलब मैंने उसको हरा दिया। मैनी स्मॉल बिजनेसेस बाइट द डस्ट, तो काफ़ी सारे जो बिजनेस हैं वो क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं, हार मान गए हैं, ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से। तो बाइट द डस्ट, हार मान लेना या फिर मर जाना। तो बाइट द डस्ट, धूल चाट लेना या हार मान लेना। और वैसे भी धूल चाटना क्यों है इसका, क्योंकि क्या होता था, जैसे कुश्ती वगैरह होती है, तो उसमें जब कोई एक व्यक्ति हारता है तो मतलब उसको पटक के मारता है दूसरा पहलवान, तो फिर वो रेसलर जब पटकता है तो क्या होता है, उसके मुंह पे धूल लग जाती है, मतलब वो धूल चाट लेता है, तो वो हार गया फिर। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप तो सबको पता होगा यार, परिवार या समूह का एक ऐसा व्यक्ति है जो ब्लैक शीप है, मतलब बदनाम व्यक्ति है। एन आउटकास्ट और ए पर्सन हु ब्रिंग्स डिसग्रेस टू अ ग्रुप, अपने फैमिली को के नाम पर वो धब्बा है, उसी को बोलते हैं ब्लैक शीप। ही वॉज कंसिडर्ड द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, उसको कैसे कंसिडर करते हैं, ब्लैक शीप मानते हैं, परिवार के लिए धब्बा मानते हैं, ड्यू टू हिज रेकलेस बिहेवियर, उसके बहुत ही लापरवाह बिहेवियर की वजह से। ब्लाइंड एले, ये होता है एक बेकार या असफल प्रयास को बोलते हैं ब्लाइंड एले। एक ऐसा अटेम्प्ट कर रहे हो आप, वो ज़्यादा बहुत ब्लाइंड एले है। अच्छा सोचो, आप ब्लाइंड, आंखों पर पट्टी बांध ली, अब आप हो गए ब्लाइंड। अब आप अगर कोई निशाना लगाएं या फिर किसी जगह कुछ मारें, फेंक के मारें, तो वो लगेगा ही नहीं, तो वो ब्लाइंड एले है ना, बेकार का प्रयास कर रहे हो आप फालतू में। अ सिचुएशन लीडिंग टू नो प्रोग्रेस और सक्सेस, एक ऐसी सिचुएशन है जिससे ना तो कोई प्रोग्रेस हो रही है ना सक्सेस हो रही है, उसी को बोलते हैं ब्लाइंड एले। हिज बिजनेस वेंचर टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लाइंड एले, उसका जो बिजनेस वेंचर था वो कैसा बन गया, एक ब्लाइंड एले बन गया, बेकार का असफल प्रयास बन गया। लिविंग हिम बैंकरप्ट, और उसने उसको क्या छोड़ दिया, उसको कैसा बना दिया, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट होता है दिवालिया, जहाँ पर सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं बैंकरप्सी। अगला है ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट का तो भाई आप लोगों को पता होगा, सारे यूथ जितने भी हैं सभी को पता होगा। पूर्व परिचय के बिना की गई मुलाकात, अ मीटिंग बिटवीन 2 पीपल हु हैव नॉट मेट बिफोर, यूजुअली अरेंज्ड बाय अदर्स। देखो, एक ऐसी ब्लाइंड डेट है कि वहाँ पर आप पहले नहीं मिले हैं, बस पहली बार आप बिना किसी के फोटो देखे, बिना किसी के बारे में सुने, बस आप उससे मिलने जा रहे हो, तो उसी को बोलते हैं ब्लाइंड डेट। शी वॉज नर्वस अबाउट गोइंग ऑन ए ब्लाइंड डेट विद समवन शी हैड नेवर सीन बिफोर, वो नर्वस थी
एक ब्लाइंड डेट पर जाने से पहले वो नर्वस थी विथ समवन शी हैड नेवर सीन बिफोर, जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा था। फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। होल्ड ऑफ, विलंब करना या फिर रोकने को बोलते हैं होल्ड ऑफ। टू डिले और प्रिवेंट समथिंग, जैसे हम इडियम्स और फ्रेजेस में ट्रिक लगा लेते हैं ना, फ्रेजल वर्ब्स में ऐसे ट्रिक्स नहीं लग पाते हैं, तो इनको तो रटना ही पड़ता है। डेली डेली आप जब इनको देखते हैं, रिपीट होते हैं, तभी आपको याद होते हैं, तो ऐसे ही इसको देख लेना। हाँ, थोड़ा सा सेंटेंस में अगर देखते हैं तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। ओके, तो होल्ड ऑफ का मतलब विलंब करना, रोकना, इसी को डिले करने को या प्रिवेंट करने को बोलते हैं। द कोच डिसाइडेड टू होल्ड ऑफ द मैच ड्यू टू बैड वेदर, कोच ने क्या डिसाइड करा है कि वो मैच को होल्ड ऑफ कर दे, मतलब बीच में ही रोक दे ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम की वजह से। होल्ड ऑन का मतलब तो वेट करवाने को बोलते हैं, मजबूती से पकड़ना या फिर वेट करना। टू वेट और ग्रिप समथिंग टाइटली। होल्ड ऑन अ सेकेंड, एक सेकेंड हेल्प वेट करो, आई विल बी राइट बैक, मैं अभी आता हूँ। होल्ड अप होता है रोकना या फिर लूटना। टू डिले और रोक समवन, देखो किसी को रोक रहे हो या लूट रहे हो, किसी चीज़ में डिले कर रहे हो या फिर किसी को लूट रहे हो, उसको बोलते हैं होल्ड अप करना। द ट्रैफिक वॉज हेल्ड अप, ट्रैफिक को क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से। एक्सीडेंट हो जाता है तो ट्रैफिक सारा रुक जाता है ना, रोक दिया जाता है उसको, तो ट्रैफिक को होल्ड अप कर दिया गया है, रोक दिया गया है। हैंग इन का मतलब होता है हार ना मानना, डटे रहने को बोलते हैं। टू परजीवर डिफिकल्ट डेस्पाइट डिफिकल्टीज, काफ़ी ज़्यादा परेशानी है उसके बाद भी आप परजीवर कर रहे हो, हैंग इन कर रहे हो, मतलब हार नहीं मान रहे हो, डटे हुए हो। हैंग इन देयर, वहाँ पर डटे रहो। बेटर डेज आर कमिंग, अच्छे दिन आने वाले हैं। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पहले भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हमने ऑलरेडी 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 2 वीडियो बना दी हैं, 100 इन ईच, उसको भी ज़रूर देख लें, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ से ज़रूर 2-3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो वही है, वहाँ से आप इसको तैयार करें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ज़रूर देख लें। चलिए, पहला है एनार्की, होता है नाउन। अराजकता या अव्यवस्था को बोलते हैं एनार्की। एक ऐसी स्टेट ऑफ लॉलेसनेस है जहाँ पर मतलब कानून का राज नहीं है, डिसऑर्डर है। द कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट लेड टू कंप्लीट एनार्की, एनार्की ऐसी जगह है जहाँ पर कोई सरकार काम नहीं कर रही, कोई कानून काम नहीं कर रहा, बस अराजकता फैली हुई है, उसी को बोलते हैं एनार्की। एनेक्डोट, एनेक्डोट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है एक बहुत छोटी सी शॉर्ट स्टोरी को बोलते हैं एनेक्डोट, है ना, छोटी सी एक रोचक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसी को बोल देते हैं एनेक्डोट। शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है अबाउट अ रियल इवेंट, एक रियल इवेंट के बारे में। ही एंटरटेन्ड अस विथ अ फनी एनेक्डोट, उसने हमें एंटरटेन करा है, मनोरंजित करा है, किस चीज़ से, एक फ़नी एनेक्डोट से, एक छोटी सी कहानी से। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन की एक छोटी सी एनेक्डोट से, कहानी से। एनोमली, एनोमली होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है सामान्यता या फिर विचलन। इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं, समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्म, कोई चीज़ नॉर्म है, उससे अगर कोई चीज़ अलग है तो वो एनोमली है। द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एन एनोमली, साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर करी है, एक एनोमली इन द एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से। कोई चीज़ नियमितता से अलग है तो उसी को बोलते हैं एनोमली। एनोनिमस, एनोनिमस होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अज्ञात या फिर गुमनाम। हैविंग नो नोन नेम और आइडेंटिटी, कभी क्या होता है, जैसे आप दान देते हो, है ना, किसी मंदिर में या कहीं पर भी किसी भंडारे में आप दान देते हो, और कुछ लोग होते हैं जो अपने नाम से दान नहीं देते, बस दान दे देते हैं, कोई नाम नहीं, वो बताएंगे नहीं, तो मतलब अज्ञात है, तो एनोनिमसली आप काम कर रहे हो। आपने काफ़ी सारा शायरी पढ़ी होंगी ना, शायरी लिखी रहती है और लास्ट में यहाँ पर लिखा रहता है एनोनिमस, ठीक है जी, तो मतलब उसने अपना नाम नहीं बताया, बस उसने एक शायरी पोइट्री कर दी, बस उसने अपना नाम नहीं बताया, तो एनोनिमस वही है, अज्ञात है जिसका कोई नाम नहीं है, उसने अपना नाम रिवील नहीं करा। द डोनेशन वॉज मेड, वही आ गया, देखो डोनेशन करी गई है किसके द्वारा, एक एनोनिमस बेनिफैक्टर, एक श्रद्धालु के द्वारा, उसने एनोनिमस है, उसने अपना नाम नहीं बताया है। चलिए आगे देखते हैं, और अब हम करते हैं वो खतरनाक काम जिसके बाद आज जो आपने सारा कुछ पढ़ा है अभी, वो सारा कुछ यहीं पर चुटकियों में याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हम करते हैं वोकैब की प्रैक्टिस। व्हाट डस कन्वीन मीन, बताओ भाई, कन्वीन का मीनिंग बताओ, कन्वीन का मतलब क्या होता है। देखो, कन्वीन का मतलब होता है इकट्ठा करना या बुलाना। स्कैटर करना तो इसका अपोजिट हो गया, कैंसिल करना भी अपोजिट हो गया और इग्नोर करना भी अपोजिट हो गया। तो कन्वीन का मतलब है असेंबल करना, एक मीटिंग के लिए, बुलाना, इकट्ठा करना। बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए, यह पूछ रहा है विच वर्ड रेफर्स टू ए लार्ज एंड डिस्ट्रक्टिव फायर, एक लार्ज काफ़ी बड़ी और डिस्ट्रक्टिव फायर किसको बोलते हैं। एक्सटिंग्विश तो दबाना होता है, एनार्की अराजकता होती है, ब्रांडिश लहराना होता है,
कॉन्फ्लेग्रेशन, यही तो है, एक बहुत बड़ी आग लग गई है, तो बी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लेग्रेशन। नेक्स्ट, इफ समवन परसिस्ट, कोई व्यक्ति परसिस्ट कर रहा है अपने एक्शंस में, तो वो क्या कर रहे हैं? परसिस्ट का मतलब क्या है? वो भाई चीज़ों को तरीके से कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है ना, वो अड़ा हुआ है चीज़ों पर। तो गिव अप तो उसने करा नहीं है, अवॉइड कर नहीं रहा चैलेंजेस को, डायरेक्शन उसने अपनी बदली नहीं है, कर क्या रहा है? वो कंटिन्यू कर रहा है डिस्पाइट डिफिकल्टीज, काफ़ी परेशानियां होने के बाद भी वो कंटिन्यू कर रहा है, मतलब परसिस्ट कर रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट। अपोजिट पूछा है रिकॉन्सिलिएशन का। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है सुलह, सुलह को बोलते हैं रिकॉन्सिलिएशन। तो अग्रीमेंट तो सुलह को ही हो गया, पीस सुलह से ही हो गई, हारमनी सुलह से हो गई, तीन ऑप्शन गलत हो गए। रिकॉन्सिलिएशन मतलब सुलह सुलह, और कन्फ्लिक्ट मतलब द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, तो सी ऑप्शन करेक्ट। अगला, अब बर्जोनिंग इंडस्ट्री इज वन दैट, बर्जोनिंग कौन होता है? जो बढ़ती हुई होती है, ग्रो करती हुई। तो श्रिंकिंग तो इसका उल्टा हो गया, मतलब सिकुड़ता हुआ, डिक्लाइन कर नहीं रहा। एक स्टैग्नेंट तो वैसे का वैसा ही रुका हुआ है, कोई प्रोग्रेस उसमें नहीं हो रही है। लेकिन बर्जोनिंग इंडस्ट्री कौन सी होगी? जो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है रैपिडली, काफ़ी तेज़ी से, तो बी ऑप्शन करेक्ट। टू वेव समथिंग, किसी चीज़ को आप वेव कर रहे हो, उसका मीनिंग क्या होता है? और एक वेपन को कट्टा लहरा रहे हो आप, उसका एक थ्रेट देने के लिए, तो कट्टा लहराने को क्या बोलते हैं भाई? ब्रांडिश करना बोलते हैं ना, ब्रांडिश कर रहे हो आप, यही तो है कट्टा लहराना, लहराने को बोलते हैं ब्रांडिश करना, बी ऑप्शन करेक्ट। कॉन्स्टेबलरी किसको बोलते हैं भाई? कॉन्स्टेबल, और कॉन्स्टेबलरी क्या हो गए भाई? कॉन्स्टेबल जो इकट्ठे हो गए, काफ़ी सारे बल हो गया वो, तो पुलिस बल को बोलते हैं कॉन्स्टेबलरी, तो कॉन्स्टेबलरी बता दीजिए। क्रिमिनल का ग्रुप है? नहीं है। मिलिट्री यूनिट है? हो सकती है। एक कलेक्शन ऑफ सिविलियंस, सिविलियंस का कलेक्शन तो है नहीं। अब ये बचे दो ऑप्शन। देखो, मिलिट्री को नहीं बोलते, बोलते हैं लॉ एनफोर्समेंट बॉडी, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। मिलिट्री लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन करती, मिलिट्री देखती है बॉर्डर्स को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस को, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉ एनफोर्समेंट बॉडी। नेक्स्ट, कंसर्टेड का मतलब बताओ भाई, कंसर्टेड का मतलब क्या होता है? कंसर्टेड होता है भाई, कोई चीज़ इकट्ठी है, यूनिफाइड है, उसी को तो बोलते हैं कंसर्टेड। तो उसका कोई एक आपका एफर्ट ऐसा है जो कंसर्टेड है, तो मतलब आपने इकट्ठा होकर प्लान कर कर करा होगा। अनऑर्गेनाइज तो है नहीं, एक्सीडेंटल का कोई मतलब नहीं है, अचानक से थोड़ी हो गया, और ये स्पॉन्टेनियस भी नहीं है, एकदम से हो गया हो। कोऑर्डिनेटेड और प्लान्ड एफर्ट है आपके, मतलब कंसर्टेड, तो बी ऑप्शन करेक्ट। स्टिग्मेटाइज का मतलब बताओ भाई, स्टिग्मेटाइज का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आप किसी को स्टिग्मेटाइज कर रहे हो, तो स्टिग्मेटाइज समवन का क्या मतलब है? आप किसी को स्टिग्मेटाइज कर रहे हो, मतलब आप उसको बदनाम कर रहे हो। प्रेज करना नहीं है, ऑनर करना नहीं है, और रेस्पेक्ट करना भी नहीं है, तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। आप शेम दे रहे हो, किसी को डिसग्रेस, किसी की बेइज्जती कर रहे हो, उसको बदनाम कर रहे हो, उसी को बोलते हैं स्टिग्मेटाइज करना, सी ऑप्शन करेक्ट। समथिंग इम्परेटिव इज, इम्परेटिव क्या होता है? कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेसेसरी है, ज़रूरी चीज़ है, उसी को तो बोलते हैं इम्परेटिव, इट इज़ वेरी इम्परेटिव। तो ऑप्शनल तो है नहीं, डिले है नहीं, अनइम्पोर्टेंट है नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेसेसरी है और काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है, बी ऑप्शन करेक्ट। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? एक्सटिंग्विश का मतलब होता है दबाना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो इग्नाइट करना तो इसका उल्टा हो गया, पुट इट आउट, मेक इट बिग, मेक इट बिग भी इसका उल्टा गया, ऑब्जर्व। देखो, पुट इट आउट का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ को दबा देना, ख़त्म कर देना, सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट, अगला है रेप्रेहेंशन। रेप्रेहेंशन का मतलब तो भाई निंदा होता है। क्लोजेस्ट मीनिंग पूछा है, मतलब सिनोनियम पूछा है। प्रेस करना उल्टा हो गया, एनकरेज भी उल्टा हो गया, रिवॉर्ड करना भी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रिटिसिज्म। रिप्रेहेंशन मतलब आप उसकी निंदा कर रहे हो, क्रिटिसिज्म आलोचना। एक कंपनी बाइट्स द डस्ट, इफ अ कंपनी बाइट्स द डस्ट, तो मतलब वो क्या कर रही है? कंपनी फेल हो रही है, बिकम सक्सेसफुल नहीं हो रही, वो तो उल्टा है। एक्सपेंड भी नहीं कर रही है, विन भी नहीं कर रही है, फेल हो रही है, या फिर शटडाउन बिल्कुल बंद हो जा रही है, तो बाइट द डस्ट, धूल चाट ली है, बी ऑप्शन करेक्ट। अब ब्लैक शीप, ब्लैक शीप किसको बोलते हैं? फैमिली में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस परिवार पर दाग है, हाईली रेस्पेक्टेड नहीं है, ब्रिंग डिसग्रेस टू द ग्रुप, हाँ ये होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लीड नहीं करता फैमिली बिजनेस को, ओल्डेस्ट भी नहीं है, तो ये हो गया बी ऑप्शन करेक्ट। ब्रिंग डिसग्रेस, डिसग्रेस मतलब धब्बा है, दाग है वो अपने ग्रुप पर, अपनी फैमिली पर। ब्लाइंड एले किसको बोलते हैं भाई? वही तो है ना कि बिना बात के, बिना सफलता के कार्य को करना, फालतू के तीर चलाना, व्यर्थ के कार्य करना। प्लेस फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, पाथ लीडिंग टू सक्सेस इसमें हो नहीं रही, शॉर्टकट सक्सेस का है नहीं, तो ब्लाइंड एले क्या है? आंखों पर पट्टी बांधकर अंधे होकर आप निशाना लगा रहे हो, मतलब एक ऐसे काम कर रहे हो जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। सिचुएशन विद नो प्रोग्रेस, सी ऑप्शन करेक्ट। ब्लाइंड डेट तो वही है ना, आप किसी से मिल रहे हो लेकिन आप उससे पहले कभी नहीं मिले हो।
एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फैमिली गैदरिंग नहीं है, बिजनेस एग्रीमेंट नहीं है, एक प्री प्लान मीटिंग है बिटवीन स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स देखो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेंजर्स हैं, दो लोग अजनबी हैं, वो मिल रहे हैं, ब्लाइंड है, ये ऑप्शन करेक्ट। होल्ड ऑफ का मतलब बता दो भाई, होल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? इसमें सिंपल ऐसे ही चलेंगे हम, इसका केवल आंसर देख लेंगे, ठीक है जी। तो इसमें 17 देखो, वॉट डज होल्ड ऑफ मीन? होल्ड ऑफ का मतलब स्टार्ट इमीडिएटली, होल्ड ऑफ का मतलब आप तेजी से एकदम से उसको शुरू कर दे रहे हो, नहीं है, स्टॉप कर दे रहे हो, नहीं, लूज भी नहीं कर रहे, आप डिले कर रहे हो, होल्ड ऑफ, देरी कर रहे हो, डिले कर रहे हो, बी ऑप्शन करेक्ट। होल्ड ऑन का मतलब पूछा, समवन सेज होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का क्या मतलब है? वेट करने को तो बोलते हैं होल्ड ऑन, तो वेट करने को बोलते हैं होल्ड ऑन, वेट और स्टे, रुक जाओ अभी। होल्ड अप, होल्ड अप का मीनिंग क्या है? होल्ड अप का मतलब भी वही होता है, देरी क्रिएट करना, है ना, स्पीड अप नहीं करना है, कोज कर रहे हो आप एक डिले को, चेंज नहीं कर रहे डायरेक्शन को, ब्लॉक नहीं कर रहे किसी रोड को, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, कोज कर रहे हो एक डिले मतलब होल्ड अप। हैंगिंग इन, हैंग इन का क्या मतलब होता है? देखो, गिव अप, स्ट्रगल विद परसिस्टिंग, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर मेकिंग एन एक्सक्यूज। तो हैंग इन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो लेकिन परसिस्ट कर रहे हो, स्ट्रगलिंग के दौरान आप परसिस्ट कर रहे हो, कर ले रहे हो चीज़ों को, बी ऑप्शन करेक्ट। एनार्की का मतलब पूछ रहा है, एनार्की वही है ना, अराजकता, जहाँ पर कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं है, लॉलेसनेस हो गई है, तो लॉलेसनेस और डिसऑर्डर, बी ऑप्शन करेक्ट। वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम लो एनार्की नहीं होता, पीसफुल कम्युनिटी नहीं है, डेमोक्रेटिक रूल नहीं है, वहाँ पर तो कोई रूल ही नहीं है, गवर्नमेंट की एब्सेंस को ही एनार्की बोलते हैं, तो लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर। एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी को क्या बोलते हैं? एनोमली नहीं है, एनोनिमस नहीं है, कॉन्फ्लेग्रेशन। देखो कॉन्फ्लेग्रेशन तो एक बड़ी आग हो गई, एनोनिमस अज्ञात व्यक्ति हो गया, एनोमली भी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनेक्डोट वही होती है एक छोटी सी स्टोरी। समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्मल, कोई चीज़ अगर नॉर्मल से हटके है तो फिर वो क्या है? एनेक्डोट तो स्टोरी हो गई, एनआरकी गवर्नमेंट की एब्सेंस हो गई, कॉन्स्टेबलरी आग हो गई, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनोमली वही चीज़ है जो चीज़ नॉर्मल से हटके है। इफ़ अ राइटर प्रीफर्स टू रिमेन एनोनिमस, अगर कोई राइटर एनोनिमस रहना चाहता है तो उसका क्या मतलब है? तो वो रिकॉग्निशन चाह रहा है? नहीं, वो पब्लिक अटेंशन चाह रहा है। एनोनिमस है ना, अज्ञात है, वो तो अपना नाम भी नहीं बता रहा। मेक देमसेल्फ फेमस बनाना चाह रहा है, अरे फेमस बताएगा तो फिर अपना नाम भी तो बताएगा कि मैं ये हूँ, लेकिन वो एनोनिमस है, तो फिर वो क्या कर रहा है? अपनी आइडेंटिटी को हिडन रख रहा है, छिपा के रख रहा है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आंसर की आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, सारी आंसर की है, और खुद से एक बार इसको सारे को प्रैक्टिस करना। ये हमने सारी कंप्लीट कर ली है प्रैक्टिस, और मुझे उम्मीद है प्रैक्टिस के बाद तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इस क्लास के एंड तक याद हो ही गई होंगी। अगर नहीं हुई हैं तो वैसे तो हो ही गई होंगी, अगर नहीं भी हुई हैं तब भी, और अगर हो गई हैं तब भी, आपको एक बार पीडीएफ को ज़रूर ट्राई करना है, खुद से क्वेश्चन करने हैं, और आपको चेक करना है आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। होप आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। मैं काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करता हूँ, 3 घंटे लगते हैं भाई साहब इन दोनों क्लासेस को बनाने में, तो इनको अगर आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हो या कुछ भी है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, वीडियो को लाइक करके जाइए। ऑलराइट, चलिए अब मैं अपना ऑफिस संभालता हूँ जाकर, और आप लोग अपनी पढ़ाई संभालिए, पूरा दिन दबा के पढ़ाई करिए, और मुझे उम्मीद है आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।